6 अगस्त 1945 का दिन, जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब गिराया। इस बॉम्ब का असर इतना शदीद था कि चंद ही सेकंड्स में हिरोशिमा का शहर जलकर राख बन गया। बिल्डिंग्स गिर गईं, लोग मैदान में गिरते चले गए और रेडियो एक्टिविटी ने आसपास के इलाकों को जिंदा लोगों के लिए खौफनाक बना दिया। फिर सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन का एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया, जिसने पूरा शहर तबाह कर दिया। शहर में हर तरफ चिंगारियां थीं, लोग जख्मी और जले हुए थे। हजारों लोग फौरन जहां बहक हो गए और हजारों ने आने वाले महीनों में रेडिएशन से अपनी जान गंवा दी। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही से पूरा जापान हिल गया और दुनिया की सोच बदल गई। ये सिर्फ एक जंग का अंजाम नहीं था, ये इंसान की सर्वाइवल की कोशिश की शुरुआत थी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एज स्कोप। और आज हम बात करने वाले हैं जापान का खाक से उठान तक का सफर कैसे मुकम्मल हुआ। जापान एक कदीम और आला तहजीब रखता है, जहां सैमुराई और एम्परर की कहानियां हैं। 17th सेंचुरी में जापान ने सकुकु का दौर शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपने मुल्क को बिल्कुल दुनिया से अलग कर लिया। फॉरेनर्स को अंदर आने की इजाजत नहीं थी और जापानीज लोगों को बाहर जाने से रोका गया। इस पॉलिसी का मकसद था अपने तहजीब को फॉरेन इन्फ्लुएंस से महफूज रखना। लेकिन 1868 में मीजी रेस्टोरेशन के बाद जापान ने अपनी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी खत्म कर दी और वेस्टर्न पावर्स की तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने नए आइडियाज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अंग्रेजी साइंस को अपनाया। यह पहला दौर था जब जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बुनियाद रखी गई और सैमुराई कल्चर को मॉडर्न मिलिट्री में बदल दिया गया। 20th सेंचुरी में जापान ने एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश शुरू की। इसकी वजह से वो वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया। 1931 में उन्होंने मंचूरिया, जो कि चाइनीज का हिस्सा था, उस पर कब्जा किया, जो बाद में चाइना जापान कॉन्फ्लिक्ट की वजह बना। 1941 में जापान ने अमेरिका का नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 का एक नया मोड़ शुरू हो गया। वॉर के दौरान जापान ने एशिया में कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनके रिसोर्सेज कम होने लगे। एलाइज ने जापान पर बहुत सी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई, जिससे उनकी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। यही वजह थी कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए तो जापान की मिलिट्री और इकोनॉमी बिल्कुल हिल गई थी। एटॉमिक बॉम्बिंग्स के बाद जापान की हुकूमत और अवाम में होश उड़ा देने वाला खौफ था। 15 अगस्त 1945 को एम्परर हिरोहितो ने एक हिस्टोरिक रेडियो ब्रॉडकास्ट में दुनिया के सामने सरेंडर का ऐलान किया। ये वो पहली बार था जब जापान के एम्परर की आवाज को अवाम ने सुना। इस सरेंडर का मतलब था कि वर्ल्ड वॉर 2 का एक डार्क चैप्टर खत्म हो रहा था। 1945 से 1952 तक जापान एलाइड फोर्सेस के अंडर अमेरिका की ऑक्यूपेशन में रहा। इस वक्त उन्होंने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, जहां मिलिट्री एक्सपेंशन को बिल्कुल रोक दिया गया। जापान ने आर्टिकल 9 में लिखा कि वो अब कभी भी किसी मुल्क पर हमला नहीं करेंगे। तबाही के बाद जापान को एक नए दौर की तलाश थी। अमेरिकन मदद से उन्होंने अपने शहरों को दोबारा रिबिल्ड किया, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश किया और इंडस्ट्रीज को दोबारा खड़ा किया। हिरोशिमा और नागासाकी के सर्वाइवर्स को हिबाकुशा कहा जाता है, जिनमें एक नए हौसले से मुल्क को दोबारा बनाने की उम्मीद जागी। 1950 से 1970s तक जापान की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ी कि दुनिया ने इसे इकोनॉमिक मिरेकल का नाम दिया। जापान ने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर में नए रिकॉर्ड सेट किए। टेक्सटाइल से शुरू करके उन्होंने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील इंडस्ट्रीज में दुनिया की कंपटीशन को पीछे छोड़ दिया। जापान की रीबिल्डिंग सिर्फ अमेरिकन मदद से नहीं हुई, बल्कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जापान को नए मोड़ पर लाने में जबरदस्त किरदार अदा किया। सबसे पहले जिक्र करते हैं एकियो मोरिटा का। एकियो मोरिटा ने 1946 में सोनी की बुनियाद रखी, एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप में, जिसे उन्होंने आज के जमाने की टेक्नोलॉजी जायंट बनाया। सोनी ने कैसेट प्लेयर्स, टेलीविजन्स और गेमिंग कंसोल से पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में धूम मचा दिया। दूसरे नंबर पर जिक्र आता है ईजी टोयोटा का। ईजी टोयोटा ने टोयोटा को एक प्रोडक्शन एफिशिएंसी जायंट बनाया। टोयोटा के लीन प्रोडक्शन सिस्टम ने इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में नए स्टैंडर्ड सेट किए, जिससे दुनिया भर की कार मैन्युफैक्चरिंग में नए तरीके आए। और तीसरे नंबर पे हम जिक्र करते हैं सोइचिरो होंडा का। सोइचिरो होंडा का सफर भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने एक छोटी सी मोटरसाइकिल कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल कंपनी में बदल दिया। होंडा की रिलायबिलिटी ने दुनिया भर में उन्हें एक मिसाल बना दिया। 1960s और 1970s का दौर जापान की इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का दौर था। जापान की कार कंपनीज जैसे टोयोटा, होंडा और निसान ने कार्स को हर घर का हिस्सा बनाया। उन्होंने फ्यूल एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए, जिसने उन्हें पूरी दुनिया में
कार इंडस्ट्री का लीडर बना दिया। जापान ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भी नए रास्ते खोले। सोनी, पैनासोनिक और टोशिबा जैसे ब्रांड्स ने नए इलेक्ट्रॉनिक्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसने जापान को पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का किंग बना दिया। जापान ने सिर्फ कार्स और इलेक्ट्रॉनिक्स तक अपने आप को लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि रोबोटिक्स और एआई में भी नए बेंचमार्क सेट किए। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट असीमो जापान का था, जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी में नए दौर की शुरुआत का जरिया बना। जापान का कल्चर और ट्रेडिशंस उनकी कामयाबी का राज है। जापानीज लोगों की पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क दुनिया में मिसाल है। हर काम को परफेक्शन के साथ अंजाम देना उनका रिवाज है। उनकी डाइट हेल्दी और फिट रहने में मदद करती है। जापानीज लोगों की हेल्दी डाइट जैसे सुशी, ग्रीन टी और सीवीड उनकी लंबी उम्र और अच्छी हेल्थ का राज है। जापान में दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोग रहते हैं। अब हम जिक्र करते हैं पॉप कल्चर के इन्फ्लुएंस का, जो कि हमारी यंग जनरेशन को बहुत अट्रैक्ट करता है। एनिमे, मांगा और जापानीज पॉप कल्चर ने दुनिया को यंग जनरेशन में जबरदस्त इन्फ्लुएंस डाला है। हर जगह जापानीज कल्चर की अहमियत महसूस की जाती है, चाहे वो फूड हो, फैशन हो या फिर टेक्नोलॉजी। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी मुल्क अगर कामयाब होना चाहता है तो वो जापानीज डिसिप्लिन को फॉलो करे, यानी मेहनत, टाइम और लगन के साथ काम करें और अपने डिसिप्लिन और डाइट का ख्याल करें, तो कोई भी मुल्क तरक्की में पीछे नहीं रह सकता। क्या आपको जापानीज की ये कहानी और ये हकीकत पसंद आई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।